मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हालात शहर की कहानी और उसके पात्र काल्पनिक नहीं पूर्ण सत्य हैं। भारतवर्ष के अधिकांश शहर ऐसी ही जर्जर व्यवस्थाओं के बीच जहर घोंट रहे हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों के उत्कर्ष पर आरूढ़ 21वीं सदी पोथीधारी पंडितों के बीच जोखिम भरे रास्तों पर भटक रही है। हास्यास्पद अवैज्ञानिक दरकचों के बीच ऊर्जावान त्रैलोक अनवरत निष्प्राण हो रहा है। लोक रंजन मंचों का उन्माद व्याख्यापरक वैज्ञानिकता को रौंद कर जीवन को दुर्व्यवस्थाओं के बीच झोंक रहा है। थी कि सबको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना होगा। क्या सर अब हम लोग कंप्यूटर साइंस छोड़ करके पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे? फिर से बोलो पर्यावरण। तो पर्यावरण पर्यावरण परारण पर्यावरण पर्यावरण फिर से बोलो। क्या सर आप भी बार बार परावन लगाए हुए हैं? इसे क्यों नहीं बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस? पर्यावरण पर्यावरण। यही प्रॉब्लम है भाषा की। मातृभाषा गई, पर्यावरण गया, हिंदी नहीं आएगी, अंग्रेजी आएगी। देखो ये है इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। हालांकि मुझे भी इसमें उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ एक हमारे बगल में रहते हैं प्रोफेसर साहब, और वे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद हैं। उनके पास चलते हैं, वो कुछ विशेष नॉलेज हम लोगों को बताएंगे। सर हैं क्या? हाँ। कहिए मट साहब, क्या हाल है? कैसे आना हुआ? कंप्यूटर के बच्चों को लेकर इधर कहाँ घूम रहे हैं? सर आपकी मदद की आवश्यकता पड़ गई। हम लोग ठहरे कंप्यूटर के आदमी। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है, बच्चों को अब नए सिलेबस के अनुसार पर्यावरण के बारे में जानकारी देनी है, क्लास लेना है। तो थोड़ा सा बच्चों का ज्ञानवर्धन कीजिए इस मामले में। और पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चाएं चल रही। लोग खाद्य पदार्थों को थैली में भरकर सड़कों पर फेंक देते हैं। बहुत से जानवर, गाय हैं, भैंस है, बैल हैं, जब उस भोजन को खा लेते हैं तो भोजन के साथ साथ प्लास्टिक भी उनके अंदर चला जाता है। भोजन का विघटन तो शरीर के अंदर हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक का विघटन शरीर के अंदर नहीं हो पाता है। फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में शरीर के अंदर प्लास्टिक जमा हो जाता है। अधिक मात्रा में प्लास्टिक जमा होने के बाद कभी कभी तो वो जानवरों के मृत्यु का कारण भी बन जाता है। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे कई जहरीली गैसें निकलती हैं। जब ये जहरीली गैसें श्वास के साथ शरीर के अंदर आती हैं तो शरीर को कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती हैं। इन जहरीली गैसों से कैंसर भी उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए प्लास्टिक को जलाने के लिए कभी कोई सलाह नहीं देता है। सर वाराणसी जैसे आध्यात्मिक शहर में आज पर्यावरण की क्या स्थिति है? करीब 3 लाख व्हीकल बनारस के सड़कों पर इधर उधर प्रतिदिन चलते हैं। इन गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें कालिख पार्टिकल के अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। जब श्वास के साथ ये सर ये जो शहरी कचरों का प्रबंधन किया जा रहा है, क्या ये वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है? कचरों के प्रबंधन के लिए कई वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं। सबसे अधिक शहरी कचरे लैंड फिलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जहां पर गड्ढा होता है, जमीन नीची होती है, वहां पर इन कचरों को लैंड फिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने घरों से पैदा होने वाले सभी कचरे का प्रबंधन हम अपने ही घर में कर सकते हैं और यही सर्वोत्तम उपाय है। आवश्यकता इस बात की है कि हर शहर में अधिकारियों को और आम आदमियों को कचरा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सर पर्यावरण के संरक्षण में जनमानस का मौलिक कर्तव्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की पढ़ाई सभी विद्यालयों में
किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना जन चेतना के इन कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकता है। तब आप बच्चों को लेकर के कंप्यूटर की प्रयोगशाला से निकलकर बाहर की प्रयोगशाला में जाइए और उनको वहां शिक्षित करिए। अपने घर की गंदगी को बाहर फेंककर हम अपना घर तो साफ कर ले रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि इससे वातावरण कितना अधिक प्रदूषित हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो हम अपने वातावरण को प्रदूषित करने के लिए किसी भी दृष्टिकोण से कूड़ा निस्तारण की यह व्यवस्था सही नहीं है। थोड़ी सी व्यवस्था में परिवर्तन करके इस कूड़े से कई महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। मुझे एक ज्योतिषी महोदय ने बताया था कि कूड़े कचरों से पटी जमीन पर मकान नहीं बनवाना चाहिए। तब तो हम लोगों को जो भूमि शहर के कचरे से पाटी जा रही है उसको मकान बनवाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अथर्ववेद में पृथ्वी के 9 प्रकार के स्तर जिसको लेयर करते हैं उसका वर्णन है जी। उसमें से एक स्तर पेड़ का स्तर माना गया है, जिसमें उथल के दौरान या स्वाभाविक रूप से लकड़ियां हों, घास फूस बड़ा हुआ हो। तो पृथ्वी के गर्भ में इस प्रकार का जो स्तर है वो शुभ नहीं माना गया है भवन निर्माण। समग्र सूत्रधार के 10वें अध्याय के 50वें श्लोक में एक नई योजना के तहत नगर निगम के कर्मचारी अब लोगों के घरों से कूड़ा मांग कर इकट्ठा करेंगे, जिस कार्य को व्यक्तिगत तौर पर आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए सरकारी धन और ऊर्जा खर्च करने की क्या आवश्यकता है। कचरे से पटी हुई जमीन पर बनने के कारण दीवारें फटती चली जा रही हैं। इन मकानों का कोई भविष्य नहीं है, कब क्या हो जाएगा। अरबों रुपयों का आर्थिक बोझ और हजारों मानव शक्तियों का दुरुपयोग है ये। इससे अच्छे तो हमारे गाँव के घूर हैं। कूड़े कचरे का ग्रामीण प्रबंधन शहरी प्रबंधन की तुलना में लाख गुना बेहतर है। भारतवर्ष में नगरीय अपशिष्टों के प्रबंधन का परिदृश्य अनेक समस्याओं से जकड़ा हुआ है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी और न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन द्वारा ही इस व्यवस्था का अर्थपूर्ण प्रबंधन संभव है। यह सत्यापित हो चुका है कि अवैज्ञानिक प्रबंधन और अविवेकी निस्तारण ही पर्यावरण प्रदूषण की मूल जड़ है। घरेलू औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्टों की दिशाहीन व्यवस्था का प्रतिफल है कि त्रैलोक जहरीला होता जा रहा है। वंदे मातरम के पुजारी राष्ट्र रत्न बापू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटित भारत माता मंदिर चतुर्दिक से भारत की शान है। जहां भवन के शीर्ष पर लहराता भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव गान करता है, वहीं मुख्य सड़क से लगी इस भवन की कचराग्रस्त चहारदीवारी और यहां का पर्यावरण नगरवासियों और उनकी व्यवस्थाओं पर कई सवालिया निशान छोड़ रहा है। प्रतिवर्ष लाखों सैलानियों के कैमरों में हम लोग उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं। भारत माता मंदिर के धरातल पर निर्मित भूचित्र की तुलना में भारत 1,40,30,50,000 गुना बड़ा है और कचरों में सनी कुंठित मानसिकता ठीक इसकी उल्टी। इनको तेल भी लेना होता है तो प्लास्टिक में ही लेते हैं। कभी मांगते हैं तो कहते हैं हमको प्लास्टिक में तेल ले दीजिए। ये मेरा लिस्ट है और ये मेरा झोला है। सामान जरा जल्दी पैक कर दीजिएगा। अब देखो मेरे कॉलोनी में यही ऐसे ग्राहक हैं जो कि झोला लेके आते हैं। ये प्लास्टिक में कोई सामान ले जाना पसंद नहीं करती हैं। इनको प्लास्टिक से सख्त नफरत है। इनको आटा भी लेना होता है तो ये प्लास्टिक में नहीं लेके झोला में ही लेती हैं। सामान मेरा है तो मैं झोले में ना लूं तो किस में लूं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम वो पहली लड़की हो जो इस दिशा में सोचती हो। आज तक तो मैं अपनी जागरूकता अपने पास ही रखती थी, इसलिए घर से झोला लेकर आती थी। जीवन के सभी पहलुओं में प्लास्टिक की उपयोगिता अपरिहार्य हो गई है। सस्ते, हल्के और सुलभ गुणों के कारण उपजी प्लास्टिक संस्कृति में जीवन तिरोहित हो रहा है। अविनाशी प्लास्टिक
विनाश का कारण बन चुका है। एक सर्वे के अनुसार एक वर्ष में 4 करोड़ टन प्लास्टिक की खपत होती है। गली में कचरा, घर में कचरा, गांव मोहल्ला शहर में कचरा। गली में कचरा, घर में कचरा, गांव मोहल्ला शहर में कचरा। गंगा जी के लहर में कचरा, हरदम आठों पहर में कचरा। कचरा हुआ ईमान है, कचरे में इंसान है। कचरा हुआ ईमान है, कचरे में इंसान है। कचरा मेहरबान है, कचरा पहलवान है। कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। नेताजी की बात में कचरा, नौजवान जज्बात में कचरा। मानव जन की जात में कचरा, बचपन की सौगात में कचरा। नेताजी की बात में कचरा, नौजवान जज्बात में कचरा। मानव जन की जात में कचरा, बचपन की सौगात में कचरा। कचरा घमासान है, कचरा पहलवान है। कचरा घमासान है, कचरा पहलवान है। कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। खाया पिया पचाया कचरा, घर में भी ले आया कचरा। खाया पिया पचाया कचरा, घर में भी ले आया कचरा। नरक बनाया कचरा, सबको बहुत रुलाया कचरा। कचरे की पहचान है, कचरा पहलवान है। कचरे की पहचान है, कचरा पहलवान है। कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। कचरा हुआ ईमान है, कचरे में इंसान है। कचरा हुआ ईमान है, कचरे में इंसान है। कचरा मेहरबान है, कचरा पहलवान है। कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको, कचरा रोको, पर्यावरण सुधारो। कचरा रोको यारों, पर्यावरण सुधारो। घरों से निकले कूड़े कचरे यहाँ तो वातावरण में जहर घोल रहे हैं। किताबी ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। नगर निगम से मिले आंकड़े बोलते हैं कि 2000 सफाई कर्मचारियों द्वारा संचालित 60 ट्रक, 20 ट्राली और तकरीबन 120 हाथ गाड़ियां प्रतिदिन 600 से 800 मैट्रिक टन शहरी ठोस अपशिष्टों का निस्तारण करती हैं। इस कार्य में प्रतिमाह 35 से 40 हजार लीटर डीजल से उत्पन्न ऊर्जा की खपत होती है। नगर निगम का मानना है कि सर्वाधिक अपशिष्ट जनित क्षेत्र शहर के रिहायशी इलाके हैं। यहाँ के रहने वाले लोग निजी या सरकारी किसी भी पालन नहीं करते। नगर निगम द्वारा निर्मित 35 से 40 अपशिष्ट गृहों और कॉलोनी में रखे गए 140 लोहे के बड़े बड़े डिब्बे खाली रहते हैं और कूड़े उनके चारों तरफ बाहर ही फेंक दिए जाते हैं। नगर निगम ऐसे गैर जिम्मेदार हरकतों से तंग आ चुका है। होने की प्रथा कभी भी नहीं रही है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व के प्राचीनतम शहर वाराणसी में अपशिष्टों के प्रबंधन की कोई भी आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है।
गांव की बस्ती से लेकर शहर तक आदमी को आजमाया आदमी, ख्वाब से खेला खिलाया बहुत पर आदमी भी बन न पाया आदमी। हे भगवान, इतनी गंदगी, छी, कैसे लोग यहाँ जीते होंगे, छी छी छी। हे भगवान, हम लोग क्या कचरे वाले घर में रह रहे हैं? सर, ये कौन सा वैज्ञानिक तरीका है कचरा जलाने का? हमारे भारत ने इतनी प्रगति कर ली है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, परंतु हम इन कूड़ों को जलाकर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उफ़, प्रोफेसर साहब ने ठीक ही कहा था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबको एक साथ मिलकर आगे आना होगा। जब कचरों से जैविक खाद बना सकते हैं और कचरों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते? पूरे शहर में हमें कहीं कोई वैज्ञानिक मैनेजमेंट नहीं दिखा। कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां। बादलों की कोख में तेजाब है, छत पे अब चादर सुखाना बंद कर। पेट के बल पल रहा इंसान है, घूंट धीरज का पिलाना बंद कर। कब तलक नंगा चलेगा आग पर, सांप आस्ती में जिलाना बंद कर। अब तेरी फितरत हमारी समझ में आती नहीं, भूखमरी के दौर में खाना खजाना बंद कर। रो रही माँ भारती भारत तुम्हारा, चापलूसी का जमाना बंद कर। चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का प्रत्येक कण कमजोर होता जा रहा है। क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, आदमी क्यों आदमी से दूर होता जा रहा है।